नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो पूरे के पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम को आपको थोड़ी देर में समझा देगी। आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट किस बात की बात करता है, और अगर उस स्ट्रक्चर को आपने याद रखा इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ते समय, तो जो पिछली वीडियो में मैंने वादा किया था दोस्तों आपसे कि इसके बाद से इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आईपीसी और सीआरपीसी से ज्यादा इंटरेस्टेड आप लोगों को लगने लगेगा, जिसे सब लोग कहते हैं कि बड़ा बोर सब्जेक्ट है, मजा नहीं आता है पढ़ने में, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता पढ़ना। आज के बाद से ये मिथ आपका टूट जाएगा। तो मैं शुरू करता हूं, और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एविडेंस एक्ट को पढ़ते समय, एविडेंस एक्ट को प्रैक्टिस में अप्लाई करते समय, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको ये स्ट्रक्चर अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपको अपने माइंड में बैठा के रखना है। मैंने इस पूरे के पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 4 पार्ट में बांटा है दोस्तों। वैसे 5 पार्ट में बांटा है, बस 5वां मिसलेनियस है, उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो टोटल 4 पार्ट में बांटा है, और 4 पार्ट को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। पहले मैं ब्रीफ बता दूं, रिपीट इसलिए करा रहा हूं कि आपका रिवीजन हो जाए और एक कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्ट नंबर है 47, आपने ध्यान रखना है। और 25 दिसंबर को यह बिल पास हुआ था, और 1 जुलाई 2024 से यह लागू हुआ, और इसके अंदर टोटल 170 सेक्शन हैं और एक शेड्यूल है, अनुसूची है। इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन थी, कोई अनुसूची नहीं थी। 15 मार्च 1872 को बिल पास हुआ, 1 सितंबर 1872 से एक्ट लागू हो गया था। अब शुरू करते हैं हम अपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जर्नी। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, आपको कहानी से याद दिलाऊंगा कि देखिए कोई भी ऑफेंस हुआ, कोई भी प्रोसीडिंग कोर्ट में शुरू होनी है, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि हर केस अपने आप में एक अलग केस होता है, और हर केस से संबंधित जो फैक्ट हैं, देखिए फैक्ट्स तो इस ब्रह्मांड में इतने हैं कि आप गिन नहीं पाओगे, इनफाइनाइट फैक्ट्स हैं। लेकिन क्या सारे के सारे फैक्ट कोर्ट में जाएंगे एविडेंस के रूप में? या सारे के सारे फैक्ट्स को प्रूव करना है कोर्ट में? नहीं, कुछ सेलेक्टेड फैक्ट्स, कुछ सुनिश्चित तथ्य होंगे, निश्चित तथ्य होंगे, केवल और केवल उन्हीं तथ्यों को कोर्ट में लेकर जाना है। तो पहला पार्ट जो मैंने बनाया दोस्तों, वो मैंने बनाया है कि ऐसे क्या तथ्य होंगे, वो कौन से तथ्य होंगे जिनको कोर्ट में ले जाया जा सकता है। किसी भी केस के लिए, चाहे वो क्रिमिनल है चाहे सिविल प्रोसीडिंग्स है, उनमें इस ब्रह्मांड में छिपे हुए करोड़ों अनगिनत तथ्यों में से कुछ ही तथ्य हैं जिनको कोर्ट में ले जाना अलाउ किया गया है। अदरवाइज बाकी तथ्य इस केस या इस प्रोसीडिंग से संबंधित कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे तथ्यों को कहां से कहां तक बताया गया, तो अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें 1872 की, तो सेक्शन याद रखिए, सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक ये सारे तथ्य बताए गए हैं कि आप केवल और केवल इन्हीं तथ्यों को कोर्ट में लेकर जा सकते हो, अदरवाइज कोई तथ्य कोर्ट में नहीं जाएगा। और इन्हीं तथ्यों का नाम दिया गया है रेलेवेंट फैक्ट्स। तो रेलेवेंट फैक्ट को हिंदी में बोले सुसंगत तथ्य। इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो इनकी धारा कहां से शुरू होती थी? धारा 6 से लेकर 55 तक में सारे के सारे वो सुसंगत तथ्य बताए गए जिनको कोई भी पार्टी कोर्ट में लेकर जा सकती है। अगर मैं इसको और रिफाइंड करूं कि कोई भी पार्टी को मैं हटा देता हूं
कि इन तथ्यों को कोर्ट में लेकर जाया जा सकता है। अब इसी को अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो ये सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 तक होते हैं। इंडियन एविडेंस में टोटल 50 सेक्शन थी। ये टोटल 50 ऐसे दरवाजे थे जिनके थ्रू कोर्ट में एंटर किया जा सकता था। कोई भी फैक्ट केवल और केवल इन्हीं 50 दरवाजों से कोर्ट में जा सकता था। कोई भी 51वां दरवाजा नहीं बना सकती कोई पार्टी कि किसी फैक्ट को अंदर ले जाने के लिए उस 51वें दरवाजे को यूज कर ले। तो पहला पार्ट है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, और वो कहां से शुरू होता है? 6 से लेकर 55 तक, 4 से लेकर 50 तक, यानी टोटल 47 सेक्शन हैं आज की डेट में जो सुसंगत तथ्यों के बारे में बात करती हैं, जो पहले 50 हुआ करती थी। तो आप इस 47 को कैसे याद रखेंगे कि अब नए एक्ट का नंबर भी 47 है, इसलिए सुसंगत तथ्यों के लिए धाराएं भी 47 ही हैं। तो पहला पार्ट हुआ कि कौन से फैक्ट किसी भी कार्यवाही से संबंधित कौन से फैक्ट कोर्ट में जाएंगे, वो हुए सुसंगत तथ्य, और उनकी धाराएं आप लोगों ने ये देख ली। तो पहली बात तो हुई कि कौन से तथ्य कोर्ट में जा सकते हैं। जब ये डिसाइड हो जाएगा कि ये तथ्य कोर्ट में जा सकते हैं, ये फैक्ट कोर्ट में लेकर जाए जा सकते हैं, तो सेकंड पार्ट अब ये बताएगा इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कि ऐसे तथ्यों को किस तरीके से कोर्ट में ले जाया जा सकता है। तथ्य डिसाइड हो गए, अब तरीका डिसाइड करना है कि किन तरीकों से कोर्ट में लेकर जाओगे। जैसे कि अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, आज की वीडियो में थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका मैं, बिकॉज कि अगर ये बात आपके माइंड में बैठ गई तो इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट में कंफ्यूजन नहीं होगा, और कंफ्यूजन नहीं होगा तो आपका मन लगेगा पढ़ने में। मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाऊं कि आप कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो आज सपोज आज आईपीसी का लेक्चर है, तो आज आप क्लासरूम में सीआरपीसी की बुक लेकर नहीं जाएंगे जनरली, हालांकि लेकर जाना चाहिए लॉ के स्टूडेंट को तो, बट जनरली आईपीसी का पीरियड है तो आप सीआरपीसी की बुक लेकर नहीं जाएंगे, आप आईपीसी की ही बुक लेकर क्लासरूम में जाएंगे। तो ये तो पहली बात डिसाइड होगी क्या लेकर जाया जाएगा कोर्ट में। अब क्वेश्चन आता है कि उस बुक को आप लेकर कैसे जाएंगे। आप हाथ में पकड़ कर ले जा सकते हैं, आप थैले में रख के ले जाएंगे, आप हार्ड बाउंड होनी चाहिए या सॉफ्ट कॉपी में ले जा सकते हैं। ये सब तरीके हैं कि आप उस फैक्ट को कोर्ट में कैसे लेकर जाएंगे। अगर किसी तथ्य को इसी तरीके से कोर्ट में ले जाया जाएगा तभी कोर्ट ऐसे तथ्यों को स्वीकार करेगी, अदरवाइज कोर्ट इन तथ्यों को स्वीकार नहीं करेगी। एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि आपने किसी पंडित जी को अगर कुछ दक्षिणा देनी है तो एक पर्टिकुलर तरीके से अगर आप दक्षिणा देंगे तभी पंडित जी उस दक्षिणा को स्वीकार करेंगे, अदरवाइज वो दक्षिणा आपको वापस कर देंगे, नहीं देंगे। इसी तरीके से सेकंड पार्ट ये बताता है, वो तरीके बताए गए सेकंड पार्ट में कि किसी भी तथ्य को आप इन्हीं तरीकों से कोर्ट में ले जाएंगे तभी कोर्ट ऐसे तथ्य को स्वीकार करेगी, अदरवाइज आपको वापस कर देगी, उसे स्वीकार नहीं करेगी। तो दूसरा पार्ट जो मैंने बताया दोस्तों, उसे मैंने रखा है एडमिसिबिलिटी वाला पार्ट, कि किस तरीके से ग्राह्य किए जाएंगे साक्ष्य या तथ्य। तो इनमें अगर बात करें हम सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट की 1872 की, तो सेक्शन 50 से शुरू होकर सेक्शन 100 तक जाती है। आप देख लीजिए कि अगर इन्हीं तरीके से, जो तरीके यहां बताए गए, इन्हीं तरीके से तथ्य को कोर्ट में पेश किया जाएगा तभी वो तथ्य एडमिसिबल होगा, अदरवाइज इनएडमिसिबल मान लिया जाएगा। आपने खूब सुना होगा कि ये एविडेंस एडमिसिबल है, ये एविडेंस इनएडमिसिबल है। कैसे पता चलता है? सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 100 इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन बताएंगी
कि अगर तरीका वहां लिखा हुआ तरीका है तो ही एडमिसिबल होगी, अदरवाइज एडमिसिबल नहीं होगी। अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो यही सेक्शन जो इंडियन एविडेंस एक्ट में 56 से लेकर 100 तक होती थी, वो अब 51 से लेकर 103 तक हो गई। यानी एडमिसिबिलिटी का जो पार्ट है, आज की डेट में जब हम चेक करेंगे कि कोई तथ्य कोर्ट में लाया गया है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको चेक करिए कि क्या उन्हीं तरीकों से लाया गया है जो तरीके सेक्शन 51 से लेकर 103 बीएसए में बताए गए हैं। अगर इन तरीके में से किसी भी तरीके से नहीं लाया गया वो फैक्ट, तो आप कोर्ट को कहिए कि इट इज इनएडमिसिबल, ये पढ़ा ही नहीं जाएगा तथ्य, वो एविडेंस कोर्ट में कोर्ट की टेबल पे होगी ही नहीं। तो ये वाला पार्ट कहलाता है एडमिसिबिलिटी पार्ट, एक चेक करने का कि ये एडमिसिबल होगा या इनएडमिसिबल होगा। अब देखिए, दो बात डिसाइड हो चुकी हैं कि कौन सा फैक्ट कोर्ट में जाएगा और किस तरीके से जाएगा। अब तीसरी बात, जो तीसरा पार्ट बताएगा इस एक्ट का, इस अधिनियम का, और वो है कि ऐसे फैक्ट को ऐसे तरीके से कौन सी पार्टी लेकर जाएगी। तीसरा पार्ट क्या बताता है कि किस पार्टी की ड्यूटी होगी कि ऐसे तथ्य को ऐसे तरीके से कोर्ट में लेकर जाए। तो इसी ड्यूटी को कहा जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार। तो तीसरा पार्ट आता है कि जब ये डिसाइड हो गया क्या कोर्ट में जाएगा, कैसे कोर्ट में जाएगा, तो अब क्वेश्चन आएगा कि कौन लेकर जाएगा कोर्ट में, और जिसको लॉ ने अलाउ किया वही लेकर जाएगा, उसी की ड्यूटी होगी। और जिसकी ड्यूटी है उससे अलग किसी और पार्टी से कोर्ट नहीं कह सकती कि आप लेकर आएंगे ऐसे तथ्य। तो तीसरा पार्ट क्या बताता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, कि उस तथ्य को कोर्ट में ले जाने का भार, सबूत का भार किसके ऊपर होगा। तो अगर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात करें तो यही बातें सेक्शन 101 से लेकर सेक्शन 114 कैपिटल ए तक लिखी। और अब अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करेंगे तो 104 से 120 तक लिखी हुई है। इन्हीं में प्रिजम्पशन भी आ जाती है, क्योंकि सबूत के भार की बात कर रहे हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहे हैं। तो जो प्रिजम्पशन है, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये क्या करते हैं, ये सबूत के भार को हटा देते हैं, ये बर्डन ऑफ प्रूफ को हटा देते हैं। जनरली एक पार्टी के ऊपर था बर्डन कि ऐसे तथ्य को इस तरीके से आप लेकर जाएंगे कोर्ट में, तो उस तथ्य को साबित आप करेंगे, बट उसी तथ्य को प्रिज्यूम करने की पावर अगर कोर्ट को दे दी है, देन उस पार्टी का जो ये बर्डन था वो खत्म हो जाता है, वो शायद ना लेके जाए तब भी काम चल जाएगा। तो तीसरा पार्ट कौन सा बनाया है, बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार, कहां से कहां तक, 101 से लेकर 114 ए, और अगर बीएसए की बात करें तो 104 से लेकर 120। कि ये डिसाइड हो गया कि कौन सा तथ्य कोर्ट में जाएगा, किस तरीके से जाएगा, कौन लेकर जाएगा। तो अगले पार्ट को बताऊं उससे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि कोई भी तथ्य कोर्ट में क्यों ना जाए। आप इतना तो जानते ही होंगे कि तथ्य कितने तरीके से कोर्ट में जा सकता है, कितने तरीके से, किस तरीके से नहीं, कितने तरीके से। तो देखिए, एक ओरल एविडेंस के थ्रू तथ्य को कोर्ट में रखा जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट के थ्रू उसी तथ्य को प्रूव किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है, या फिर मेटेरियल एविडेंस के थ्रू किसी तथ्य को साबित किया जा सकता है, कोर्ट के सामने ले जाया जा सकता है। हिंदी की बात करें तो मौखिक साक्ष्य के रूप में, दस्तावेजी साक्ष्य से, या भौतिक साक्ष्य के रूप में किसी भी फैक्ट को कोर्ट में ले जाया जा सकता है। यही 3 तरीके होते हैं किसी भी फैक्ट को कोर्ट में ले जाने का माध्यम है। जैसे हमारी आवाज को ले जाने का माध्यम है हवा, या कोई और सॉलिड, गैस, कोई भी पदार्थ, इसी तरीके से ये 3 माध्यम हैं
किसी तथ्य को कोर्ट तक पहुंचाने की। तरीका वही होना चाहिए, तथ्य वही होना चाहिए, वही पार्टी होनी चाहिए, बट माध्यम होगा ये। और इनमें से कोई भी चीज, इन तरीके से कोई भी चीज जब कोर्ट में जाएगी तो एटलीस्ट एक विटनेस, एक गवाह जरूर चाहिए। चाहे आप मौखिक तरीके से पेश करें उस तथ्य को, डॉक्यूमेंट से पेश करें या मटेरियल से पेश करें, एक तो गवाह चाहिए। बिना गवाह के ना तो मौखिक साक्ष्य जा सकता, ना डॉक्यूमेंट्री जा सकता, और ना ही भौतिक साक्ष्य जा सकता, मटेरियल साक्ष्य जा सकता है, एक्सेप्ट उन कंडीशंस में जहां पर कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस ले लिया हो या प्रिजम्पशन अलाउ कर दी हो। जुडिशियल नोटिस को हिंदी में कहते हैं न्यायिक रूप से अवेक्षणीय। अगर कोई तथ्य था तो उसकी अगर अवेक्षा कर ली है कोर्ट ने, तो फिर उस तथ्य को कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं, ना तरीका यूज होगा ना पार्टी यूज होगी। कोर्ट ने मान लिया कि वो फैक्ट प्रूव्ड है तो प्रूव्ड है, अगर जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है। दूसरा, अगर प्रिजम्पशन भी है, प्रिजम्पशन से भी प्रूव हो सकता है, तो प्रिजम्पशन वाले 2 पॉइंट को छोड़ दीजिए, अदरवाइज बाकी सारे फैक्ट्स कोर्ट में ले जाने के लिए, साबित करने के लिए एटलीस्ट एक गवाह चाहिए। ये तो चौथा पार्ट मैंने बनाया है विटनेस से रिलेटेड। आप चाहें तो इसको चौथे पार्ट में ही रख सकते हैं, चाहे तो इसको भी फर्दर 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहला पार्ट होता है चौथे पार्ट में who may be a witness, जैसे कहते हैं who may testify, कौन गवाह हो सकता है। और जब ये पता चल जाएगा कि गवाह कौन हो सकता है, कौन गवाही दे सकता है, देन नेक्स्ट पार्ट आता है इसका कि उस गवाह का एग्जामिनेशन कैसे होगा, परीक्षा कैसे होगी उसकी, कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी, किस क्रम में होंगी, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से नहीं पूछे जा सकते। तो चौथे पार्ट में गवाह से रिलेटेड पार्ट है। तो चौथे का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है हु मे बी टेस्टिफाइड, गवाह कौन होगा, बच्चा होगा, अडल्ट होगा, बुढ़ा होगा, नहीं होगा। दूसरी बात, उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो इसके लिए जब आप सेक्शन देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में तो 118 से लेकर 136 इंडियन एविडेंस एक्ट तक की बात होती है कि हु में टेस्टिफाई, गवाह कौन हो सकता है। अगर इसी के दूसरे पार्ट की बात करें तो सेक्शन 137 से लेकर 164 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और इसमें पता चलेगा कि गवाह को किस तरीके से एग्जामिन किया जाना है, उसकी परीक्षा कैसे की जानी है, क्या क्या चीज वहां पर अलाउ होंगी, क्या अलाउ नहीं होंगी, क्या उसका क्रम होगा। इसी को अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बात करें तो पहला पार्ट कि किसको टेस्टिफाई किया जा सकता है, विटनेस कौन होगा, तो उसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 124 से लेकर धारा 141 तक जाएंगी। और इसका जो सेकंड पार्ट है कि उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा विटनेस का, तो वो है सेक्शन 142 से लेकर सेक्शन 167 बीएस। इसको याद रखना है। तो एंड होती है ये 141 पर, शुरुआत 124 से। तो दूसरा पार्ट इसके आप दोनों लास्ट के डिजिट चेंज कर दीजिए, तो 124 की जगह 142 शुरू हो जाएगा। यहां से शुरू होता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। सारी बातें एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको इस पार्ट में मिल जाएंगी। तो मैंने इस तरीके से 4 पार्ट में इस पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बांट दिया। तो ये था कि किस तरीके से आप इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ेंगे और पढ़ते समय आप याद रखेंगे। इस स्ट्रक्चर को याद रखिए, उसके बाद आप इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़िए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़िए। मैं पढ़ाऊंगा आगे, और मेरा वादा है कि आप आईपीसी सीआरपीसी से ज्यादा इंटरेस्ट इंडियन एविडेंस एक्ट में लेना शुरू कर देंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक बनता है, कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको कुछ नया सीखने को मिला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।